हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है थर्सडे, जनवरी 17, 2019। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है द कोस्ट इज़ अनक्लियर। जो तट है क्या है? अनक्लियर है, मतलब नॉट क्लियर, स्पष्ट नहीं है। तो ये आपको पता लगेगा कि तट के बारे में क्या अस्पष्टता है, वो आपको टॉपिक पढ़ने पर पता लग जाएगा। ये टॉपिक लिखा गया है ऑन द 2018 CRZ नोटिफिकेशन। 2018 के CRZ नोटिफिकेशन पर यह टॉपिक लिखा गया है। ये CRZ क्या है, इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, द कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में पर्टिकुलर लॉज होते हैं, वहाँ पर उनको फॉलो किया जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया है 2018 का। जो नोटिफिकेशन क्या करता है, इंक्रीजेस बढ़ा देता है द वल्नरेबिलिटी ऑफ कोस्टल पीपल, तटीय लोगों की वल्नरेबिलिटी मतलब खतरे को बढ़ा देता है। किसके प्रति? टू क्लाइमेट डिजास्टर, जलवायु आपदाओं के प्रति। मतलब जलवायु आपदाएं जो जिनकी पहले जो संभावनाएं थी कोस्टल पीपल्स को हार्म करने की, अब वो संभावनाएं, वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं इस नोटिफिकेशन से। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी का सिंपली मीनिंग ये होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हर्ट, किसी चीज़ को मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को आसानी से क्षति पहुंचा देना, तो वो कहते हैं उसकी वल्नरेबिलिटी हो गई। ठीक है, वल्नरेबल वर्ड ये वीक से जुड़ चुका है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी यहाँ नाउन के फॉर्म में है। तो कोस्टल रेगुलेशन जो जोन का नोटिफिकेशन आया है, ये कोस्टल पीपल की वल्नरेबिलिटी को क्लाइमेट डिजास्टर के प्रति बढ़ा देता है। ठीक है, पहले अब और चांसेस हो जाएंगे इन लोगों के प्रभावित होने के। कोस्टल पीपल मतलब वो लोग होते हैं जो कि तट के किनारे किनारे रहते हैं, गांव में रह सकते हो, छोटे मोटे गांव बना करके, या और किसी प्रकार से रह सकते हैं, तो उन्हें कोस्टल पीपल कहते हैं। CRZ नोटिफिकेशन ये पर्टिकुलर एक नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, और इस नोटिफिकेशन में बात की गई है कि समुद्र के किनारे पर्टिकुलर कुछ प्लांट्स, जैसे कि हम CEP जिन्हें कहते हैं, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब जैसे लिक्विड वेस्ट वगैरह होता है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश करना समुद्र के किनारे, ये इलीगल होता था, लेकिन अब उसे लीगलाइज करने की बात कर दी गई है। ठीक है, और ऐसी कुछ चीज़ें समुद्र तट के किनारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उसे इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन के रूप में कोस्टल एरिया को डेवलप करने की बात कर रहे हैं ये लोग। मतलब कहने का वहाँ टूरिज़्म विकसित, मतलब कहने का टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करेंगे समुद्र तट के किनारे। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस मुद्दे पर ही बात यह है कि जो ये तो प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, तो आप नेचर को पूरा डिस्टॉर्ट कर रहे हो। ये बात अच्छी है बिल्कुल कि इससे इनकम होगी, टूरिज़्म से पैसा आएगा, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो प्रमोशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक, काफ़ी बेनिफिट होगा कंट्री को। लेकिन अब इससे हार्म क्या होगा वो भी आप समझ लीजिए। हर चीज़ के प्रोज कॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ायदा तो आप सभी को पता है, इंडस्ट्रीज़ के डेवलप होने से टूरिज़्म विकसित होगा, है ना। तो एरिया जो पता लगा कि सिर्फ समुद्री तट के बन करके सीमित था, अब वो एरिया एक अच्छे खासी चीज़ में डेवलप हो जाएगा, वहाँ पर एक टूरिज़्म विकसित हो जाएगा। सबसे मेन बात होती है टूरिज़्म की, और इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, उसका अपना ही एक बेनिफिट है। तो ये सारे तो बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, और उन नुकसान को इस एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है कि इस नोटिफिकेशन से क्या क्या हार्म हो सकते हैं, कितने लोगों की जॉब जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि जॉब कैसे जा सकती है भाई, कोस्टल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी तो जॉब्स मिलेंगी, है ना, जॉब कैसे जा सकती है, वो सब आपको इस एडिटोरियल को पढ़ने पे पता लगेगा। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर ध्यान ही नहीं जाता, तो इस पर्टिकुलर कोस्टल रेगुलेशन जोन के नोटिफिकेशन पे जो एस्पेक्ट्स नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, जिन पर विचार करने की मतलब आवश्यकता है, वो इस एडिटोरियल में बताए गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी ही है, तो बात तो बहुत अच्छी की गई कि टूरिज़्म विकसित होगा और आसपास में मतलब कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, छोटे बड़े उद्योग धंधे खुलेंगे आसपास में। ठीक है, तो ये सब तो उसके प्लस पॉइंट्स थे, लेकिन उसके एक नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ऐसे भी थे, जैसे कि उसके आसपास की जो उपजाऊ भूमि थी उसको मतलब कहने का पर्टिकुलर विजुअल साइट्स के रूप में डेवलप करने के लिए जो उपजाऊ भूमि थी उसको समाप्त कर देना, एक तरह से आसपास के गांव हैं उनको समाप्त कर देना, उनको दूर कर देना, है ना। तो मतलब लोगों को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। उपजाऊ भूमि को मतलब एक तरह से किसी वो काम की वो फसल पैदा करने वाली रह नहीं गई। अगर ऐसी जगह पर बनाते जहाँ पर बंजर भूमि थी तो समझ में आता कि हाँ थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। अब नदी के किनारे उसको बनाया गया था, है ना, जिससे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उपजाऊ भूमि, वो जो भूमि है वो पूरी बेकार हो गई वहाँ पर।
ठीक है। तो जितना फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा नेचर को आप हार्म कर रहे हो। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही छेड़खानी नेचर के साथ यहाँ पर भी करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो आपको इस आर्टिकल में पता लगेगा पढ़ने पर। तो आइए हम टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स। देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं, है ना, लेकिन हमें नेगेटिव पर इसलिए ध्यान देना होता है कि हम उन्हें मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम कर सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं वो ले लें, ठीक है। तो आइए आप पढ़ते हैं टॉपिक को। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अरे बहुत से लोगों को अगर ना पता हो एनडीए गवर्नमेंट तो आप समझ सकते हो, बीजेपी का तो आप जानते ही हो पार्टी है, ठीक है। जब ये कई सारी छोटी मोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेती है, अलायंस कर लेती है, तो उसे फिर एनडीए कह देते हैं। वैसे ही कांग्रेस है, जैसे कांग्रेस कई सारी पार्टियों के साथ जब गठबंधन करके सरकार बनाती है, या फिर गठबंधन ऑब्वियसली बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां हैं जो कि एक पर्टिकुलर लोकल रीजन पे ही फेमस हैं, तो अब वो सपोर्ट करेंगी किसी ना किसी पार्टी को। तो जब वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी तो सब उनका जो मिला जुला गुट होगा वो पूरा यूपीए कहलाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। वैसे ही जो बीजेपी का गुट है वो एनडीए कहलाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो फुल नेम है इनके, तो इनको आपको मतलब कहने का इन सब चीज़ों से परिचित होना चाहिए। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट हैज़ अनलीश्ड सेवरल एक्सट्रीमली अनइमेजिनेटिव डेवलपमेंट पॉलिसीज़। अनलीश वर्ड को पहले जान लीजिए, तभी आप मीनिंग निकाल पाओगे। लीश होता है, जैसे डॉग वगैरह होते हैं उनके पट्टा जो किसे उसे कहते हैं, है ना, लीश, वो होता है नाउन के फॉर्म में। जब वर्ब के फॉर्म में आता है तो कहता है कंट्रोल द एनिमल, किसी जानवर वगैरह को नियंत्रित करना, काबू में करना, ये होता है लीश करना, ठीक है। तो अनलीश आया है वर्ब के फॉर्म में। अनलीश मतलब खोल देना, ओपन कर देना, ठीक है, स्टार्ट कर देना इस फॉर्म में। तो इसका मीनिंग भी बस यही होता है, टू सडनली स्टार्ट समथिंग, टू ओपन समथिंग, ठीक है। तो आप इस तरह रिलेट करोगे अगर वर्ड्स को, तो एक से आपने 3 वर्ड जाने, लीश जब नाउन के फॉर्म में हो, लीश जब वर्ब के फॉर्म में हो, कंट्रोल द एनिमल, और अनलीश इससे अन लगाने से अपोजिट मीनिंग जो दे रहा है, कंट्रोल करने का अपोजिट खोल देना, ओपन कर देना, अचानक से शुरू कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार की मीनिंग निकल के आ रहा है। तो अनलीश का मतलब क्या होता है, शुरू कर देना। तो जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है सेवरल, कई सारे, एक्सट्रीमली बहुत ही अत्यधिक, अनइमेजिनेटिव अकाल्पनिक, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप, डेवलपमेंट पॉलिसीज़, विकासकारी नीतियाँ। डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ का मतलब होता है विकासकारी, मतलब ऐसी नीतियों की, ऐसी पॉलिसीज़ की शुरुआत की है जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। विकासकारी तो हैं ही, बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसी कई हैं, मतलब एक नहीं है, कई, ठीक है। तो एनडीए गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दी है, ओपन कर दिया है कई सारी एक्सट्रीमली इमेजिनेटिव, बहुत ही ज़्यादा अकल्पनाकारी विकासकारी नीतियों की शुरुआत की है। कैसी नीतियां हैं, दैट टारगेट एरियाज़, जो कि लक्ष्य बनाती हैं, टारगेट वर्ब के फॉर्म में है, एरियाज़ ऐसे क्षेत्रों को, कैसे क्षेत्रों को लक्ष्य बनाती हैं, अब उन क्षेत्रों के बारे में पढ़िए। दैट हैव रिटेन्ड सम डिग्री ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू, जिन्होंने रिटेन्ड, बनाए, रिटेन माने कायम रखना, बनाए रखना, जिन्होंने बनाए रखा है सम डिग्री ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू, कुछ हद तक इकोलॉजिकल वैल्यू, पारितांत्रिक मूल्यों को, मतलब पर्यावरण के मूल्यों को, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जिन्होंने काफ़ी हद तक पर्यावरणीय मूल्यों को बना के रखा है, उन क्षेत्रों को टारगेट कर रही है, वो पॉलिसीज़ को एनडीए गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अब देखेंगे, आप फिर से पूरा पढ़ेंगे यहाँ पे। टारगेट एरियाज़, उन एरियाज़ को टारगेट करती है। एरिया के बारे में आपको पता लग गया, जो कि जहाँ पर पर्यावरणीय मूल्य स्थापित है, मतलब नेचर का एक अच्छा खासा रूप दिखाई देता है ना। और कैसे, टू टर्न देम इनटू, और इनको बदल रहे हैं, टर्न देम इनटू, टर्न समथिंग इनटू समथिंग, मतलब किसी एक चीज़ को दूसरे में तब्दील कर देना, बदल देना। टू टर्न देम इनटू, इनको चेंज कर रहे हैं, इनटू साइट्स, साइट माने ऐसे स्थानों में, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जहाँ पर औद्योगिक उत्पादन हो सके, ठीक है। मतलब जहाँ पर पर्यावरणीय मूल्य दिखाई देते हैं, उन स्थानों को बदल करके औद्योगिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में तब्दील कर रहे हैं। ऐसी नीतियों को एनडीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, अनलीश कर दिया है, मुक्त कर दिया है, ओपन कर दिया है, ठीक है। तो पूरा मीनिंग आप देख लेंगे एक बार कंप्लीट, फिर इस पे ग्रामर पॉइंट्स पे बात करेंगे। एनडीए गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है कई सारी अकल्पनाकारी विकासकारी नीतियों को। कैसी नीतियां, जो कि लक्ष्य बनाती हैं क्षेत्रों को, टू टर्न देम इनटू साइट्स, कैसे उन्हें ऐसे स्थानों में बदलने में जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, है ना। तो टारगेट एरियाज टू टर्न देम है, एरियाज को टारगेट। अब देखिए इस चीज़ को मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, मैं बताऊंगा आपको। टारगेट एरियाज, एरियाज को टारगेट करना, टू टर्न देम, ताकि उन्हें बदला जा सके, इनटू साइट्स, ऐसे स्थानों में, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए हों, ठीक है। और एरियाज कैसे हैं जिनको बदला जा रहा है,
दैट हैव रिटेन्ड सम डिग्री ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू, जहाँ पर काफ़ी हद तक इकोलॉजिकल वैल्यू स्थापित है, मतलब पर्यावरणीय मूल्य दिखाई देते हैं, पर्यावरण का एक अच्छा खासा दृश्य दिखाई देता है, उस चीज़ को बदल के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए तब्दील, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में चेंज कर रहे हैं उस एरिया को, ठीक है ना। तो टारगेट समथिंग टू डू समथिंग, इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है। साइट वर्ड को आप जान लेंगे, साइट कई होते हैं, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। SITE ये पर्टिकुलर प्लेस के लिए आता है ना। जैसे माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉर ए साइट टू मेक हिज ओन हाउस, मतलब अपना खुद का घर बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, एक जगह तलाश रहा है, तो लुकिंग फॉर अ साइट, तो वहाँ पर जो साइट आएगा SITE आएगा। अब इसमें प्रॉब्लम इसलिए मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक CITE भी होता है। CITE ये वर्ब के फॉर्म में आता है, और CITE का मतलब, साइट का मतलब होता है उल्लेख करना, किसी पर चर्चा करना, है ना। तो उल्लेख करने के लिए, मेंशन करने के लिए CITE वाला आता है, और किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए अगर आपको मतलब वर्ड भरना है तो वो SITE के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो दोनों को ही आपको अलग करना है, इस पर क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए टारगेट एरियाज, कैसे एरिया को टारगेट करना, एरियाज दैट हैव, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज डाला है पूरा इस नाउन के लिए, इस एरिया के लिए। एरिया चूंकि प्लूरल है तो एंटीसीडेंट प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हैव आया है, ठीक है ना। और ये टारगेट जो है ये वर्ब के फॉर्म में है, चूंकि पॉलिसीज आपकी प्लूरल है इसलिए यहाँ पर S या ES नहीं लगा है, ठीक है। अब ये टारगेट माने लक्ष्य बनाना, टारगेट तो एक लक्ष्य होता ही है, लेकिन टारगेट जब वर्ब के फॉर्म में होता है, ही टारगेटेड हिम, मतलब उसने उसे टारगेट किया, उसे लक्ष्य बनाया, ठीक है। तो टारगेट वर्ब के फॉर्म में भी आता है, तो यहाँ पर ये वर्ब है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को जोड़ना है। ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है। कई पॉलिसीज़, अब पॉलिसीज़ के लिए इन्होंने विशेषता बताई, कैसी पॉलिसीज़ हैं जो कि लक्ष्य बनाती हैं ऐसे एरिया, कुछ एरियाज़ को, टू टर्न देम, ताकि उन्हें बदल सकें पर्टिकुलर साइट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। और एरिया कैसे हैं, तो उसके लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ जोड़ दिया है। आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ डिस्पाइट, दिस इज़ यह बात है, डिस्पाइट इसके बावजूद, एविडेंस मतलब साक्ष्यों के बावजूद, कैसे साक्ष्य, ऑफ द डैमेजिंग इफेक्ट्स नुकसानकारी प्रभावों के साक्ष्य, ऑफ सच पॉलिसीज इस प्रकार की नीतियों के, ऐसी नीतियों के जो डैमेजिंग नुकसानदेह प्रभाव हैं, ठीक है, उसके साक्ष्यों के बावजूद ये घटना हो रही है। मतलब कहने का कि ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रूप में इस साइट को डेवलप करेंगे, इसके कुछ डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं, इस पॉलिसी के कुछ डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं जो कि स्पष्ट उसके साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, और इन साक्ष्यों के बावजूद ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने एक स्टेटमेंट में लिख दिया है कि दिस इज डिस्पाइट एविडेंस ऑफ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ सच पॉलिसीज, ऐसी नीतियाँ लाई गई, इसके लिए कुछ डैमेजिंग इफेक्ट्स भी दिखाया गया कि भाई इस नीतियों को, इन नीतियों को मत लाओ, लेकिन इसके डैमेजिंग इफेक्ट्स ये है, लेकिन इन इफेक्ट्स के एविडेंस दिखाने के बावजूद भी ये काम हो रहा है। द लेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ दिस इज द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 2018। द लेटेस्ट इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल, जैसे फॉर इंस्टेंस आप लिखते हो तो फॉर इंस्टेंस लिखिए, चाहे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह आया था, इंस्टेंस ही लिख दिया वहाँ पर और उसके पहले प्रीपोजिशन भर दिया था। अब उदाहरण के लिए लिखना था तो फॉर प्रीपोजिशन होगा, इन प्रीपोजिशन होगा, टू प्रीपोजिशन होगा, इस तरह करके 3-4 ऑप्शन दे दिए थे वहाँ पर क्लोज टेस्ट में। तो अब आप जिसको पता है कि फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस होता है तो उसने फॉर भर दिया, अदरवाइज कोई टू लगाएगा, कोई इन लगाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हाल ही का उदाहरण ऑफ दिस, इसका इज़ द कोस्टल रेगुलेशन जोन, वो क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन है 2018 का, ठीक है। क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड, सरकार ने घोषणा की है, अमेंडमेंट्स सुधारों की, टू द CRZ लॉ, CRZ लॉ में कोस्टल रेगुलेशन जोन के कुछ कानून हैं, उनमें संशोधनों की घोषणा की है सरकार ने, विच जो कि स्पेल द डेथ ऑफ कोस्ट, इसको हम नहीं पढ़ रहे, अभी बता रहे हैं क्यों। विच स्पेल जो कि बताता है, द स्पेल माने होता है बयां करना, व्याख्यान देना, किसी चीज़ को विस्तार से बताना, है ना। जो स्पेल करता है द डेथ ऑफ कोस्ट, तटों की मौत को स्पेल करता है, बयां करता है, मतलब कहें कि तट जो हैं अब वो समाप्त हो जाएंगे, तो ये कह रहे हैं कि तटों की मौत को बयां करता है। सरकार ने घोषणा की है कुछ ऐसे, मतलब CRZ लॉ में सरकार ने कुछ ऐसे सुधारों की, संशोधनों की घोषणा की है जो कि तटों की मौत को, तटों की डेथ को स्पेल करता है, बयां करता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बीच में लिखा है सिर्फ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे इन द वर्ड्स, शब्दों में, ऑफ द फिशर लीडर, मतलब फिशर कौन हो गया, मतलब मछुआरों की जो नेता है, नेतृत्व करता, फ्रॉम गोवा, गोवा से हैं, नाम क्या है इनका, ओलेंसियो सिमोज, ओलेंसियो सिमोज के शब्दों में, है ना। दूसरे शब्दों में आप कहें तो फिशर लीडर जो कि गोवा के हैं, ओलेंसियो सिमोज, इनके शब्दों में क्या बयां करता है,
कोस्ट्स की डेथ हो रही है। ये अपने शब्दों में कह रहे हैं कि भाई अगर आप इस प्रकार के अमेंडमेंट्स करते हो तो आप कोस्ट को क्या कर रहे हो, मार रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दीज चेंजेस, इस प्रकार के परिवर्तन, निगेट, नकार देते हैं द कोस्टल स्पेस इंटायरली ऑफ इट्स स्पेशल सोशल इकोलॉजिकल यूनिकनेस। मतलब कहने का इस प्रकार के अगर परिवर्तन होते हैं तो क्या करते हैं, निगेट, नकार देते हैं, इससे ये पूरी तरह से नकार देते हैं कोस्टल स्पेस, तटीय स्थान को, जो कि इंटायरली ऑफ इट्स स्पेशल सोशो इकोलॉजिकल यूनिकनेस, जो कि पूरी तरह से क्या है, अपने विशेष सामाजिक और पारितंत्रिक यूनिकनेस, विशिष्टता का मतलब कहने का द्योतक है एक तरह से कह सकते हो आप, जो अपनी सामाजिक और पारितंत्रिक अद्वितीयता, मतलब इसके जैसा और कुछ नहीं है ना, और कोई नहीं है, तो इस प्रकार की विशिष्टता के लिए जो जाना जाता है, ऐसे कोस्टल स्पेस के प्रभाव को ऐसे परिवर्तन क्या कहते हैं, नकार देते हैं। नकार देने का मतलब होता है इसको शून्य कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं पूरा। एंड ओपन अप, और क्या करते हैं, ओपन अप दिस नीचे स्पेस, और एक कंफर्टेबल स्पेस का निर्माण करते हैं, दैट जो कि जॉइंस लैंड, जो कि जोड़ता है लैंड मतलब जमीन को, एंड सी और समुद्र को, टू माइंडलेस रियल एस्टेट डेवलपमेंट। किसके लिए, बुद्धिहीन रियल एस्टेट डेवलपमेंट। रियल एस्टेट डेवलपमेंट होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना समुद्र तट के किनारे। इस रियल एस्टेट मतलब समुद्र के तट के किनारे ही नहीं, कहीं पर भी कोई रियल एस्टेट वर्क है, मीन्स कहने का वहाँ पर बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन वर्क है एक तरह से। ठीक है, तो माइंडलेस रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए खोल देता है, मास स्केल टूरिज्म के लिए, एंड इंडस्ट्री और उद्योग के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे जितने भी परिवर्तन हैं ये कोस्टल स्पेस की जो भव्यता है, कैसी भव्यता, सोशो इकोलॉजिकल यूनिकनेस को अगर ध्यान में रखें तो, है ना, पूरी तरह से इसकी विशेष सोशो इकोलॉजिकल यूनिकनेस पर डिपेंडेंट, जो इसकी कोस्टल मतलब कहने का इस कोस्टल स्पेस है, इसका जो मतलब विशाल स्थान है, इसको पूरा का पूरा ये परिवर्तन नकार देते हैं। और क्या करते हैं, ये मतलब एक कंफर्टेबल स्पेस खोल देते हैं माइंडलेस रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए। मतलब अब ये जो परिवर्तन है ये स्वागत करते हैं रियल एस्टेट डेवलपमेंट का, और जो कोस्टल स्पेस के जो है उसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और किस किस के लिए मतलब कहने का प्लेस खोज रहे हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, मास स्केल टूरिज्म के लिए और इंडस्ट्री के लिए। तो सिंपल मीनिंग यही है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट कर रही है, इससे होगा क्या, जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, वो समाप्त हो जाएगी। सोशो इकोलॉजिकल यूनिकनेस है जो कोस्टल स्पेस की, वो फिनिश हो जाएगी, निगेट हो जाएगी। और फाइनली होगा क्या, रियल एस्टेट डेवलपमेंट होंगे, मास स्केल टूरिज्म दिखाई देगा और इंडस्ट्री दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि गवर्नमेंट्स जो मतलब संशोधन कर रही है उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का, और क्या क्या मतलब गवर्नमेंट जो करेगी उसके बाद क्या निकल कर के आएगा वो भी इन्होंने बताया है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या संशोधन किए उस पर अभी चर्चा नहीं हुई है, तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। डिवैल्यूड फिशरीज इकोनॉमी, मतलब कहने का कम कर दिया फिशरीज इकोनॉमी, मतलब कहने का मछुआरों की जो अर्थव्यवस्था है उसको मतलब डिवैल्यू कर दिया, अवमूल्यन कर दिया, उसको गिरा दिया। तो आप ध्यान देंगे जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है इससे कुछ इस प्रकार से है कि इसके नुकसान पहले बताए जा रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हो जाएगा इससे, और इन संशोधनों करने से, संशोधन या फिर क्या सुधार होंगे, क्या पॉलिसीज़ है नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें नहीं बताई गई है ना। तो आप पहले उसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स जान लीजिए कि क्या क्या इसके आउटकम्स होंगे जो कि नेगेटिव होंगे, फिर जैसे जैसे वो आएगा तो उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। तो डिवैल्यूड फिशरीज इकोनॉमी, इस संशोधन से होगा क्या, इससे मतलब नोटिफिकेशन से, कि फिशरीज इकोनॉमी जो मछुआरों की अर्थव्यवस्था है उनकी जो इनकम है वो क्या डिवैल्यू हो जाएगी, कम हो जाएगी। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव क्रिएटेड द इम्प्रेशन, सक्सेसिव माने एक के बाद एक जो सरकारें हैं उन्होंने क्रिएट किया है, निर्माण किया है, द इम्प्रेशन एक छाप का, दैट इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज़ वास्ट, छाप का मतलब होता है एक आकृति, एक रूप बना दिया है पर्टिकुलर हर गवर्नमेंट ने, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट रही हो, प्रेजेंट में हो या इसके पहले की गवर्नमेंट हो, दो मतलब सभी ने क्रिएट कर दिया है एक इम्प्रेशन, एक भाव पैदा कर दिया है, दैट की इंडियाज़ कोस्ट लाइन, जो भारत की जो तटरेखा है, इज़ वास्ट, विशाल, एम्प्टी और खाली स्पेस है, बहुत ही विशाल और बहुत ही खाली जगह है, दैट जिसका इकोनॉमिक एक्टर्स जो आर्थिक अभिनेता हैं कैन टेक ओवर, जिसको ये टेक ओवर कर सकते हैं, हथिया सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टर का मतलब ये होगा जिसके पूंजीपति कह सकते हो आप। ठीक है, एक्टर का मतलब वही अभिनेता ही नहीं होंगे, फिल्म स्टार ही नहीं होंगे, बल्कि इकोनॉमिक एक्टर का मतलब जो अर्थव्यवस्था की जगत में शिखर पर है, जिनसे मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट है एक तरह से जिन लोगों पर, उनकी बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टर्स जो है वहाँ के वो टेक ओवर कर सकते हैं। तो इनका कहना यह है कि जितनी भी एक के बाद एक सरकारें आई हैं उन्होंने एक
भाव छोड़ दिया है, एक इम्प्रेशन इस प्रकार का क्रिएट किया है कि भारत की तटरेखा बहुत ही विशाल और खाली स्थान वाली है जिस पर कि को इकोनॉमिक एक्टर्स आसानी से टेक ओवर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड रियल इस्टेट डेवलपर्स, उद्योगकर्ता और रियल इस्टेट के जो डेवलपर्स हैं, शेयर दिस व्यू, वो इस व्यू को, इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं। बिकॉज, क्योंकि कोस्टल लैंड्स, जो तटीय भाग हैं, तटीय भूमि है, आर फॉर द मोस्ट पार्ट, वो ज़्यादातर भाग में उसमें आउटसाइड द रिजाइम ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब कहने का एक आम व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का जो मतलब रिजाइम है, शासन है, उससे बाहर है। मतलब कोस्टल लैंड्स जो हैं वो एकमात्र व्यक्ति की, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती है ना, वो मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टी है कंट्री की, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और रियल इस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो इस व्यू को साझा करते हैं कि भारत की कोस्ट लाइन जो है वास्ट और एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। क्यों साझा करते हैं? क्योंकि जो कोस्टल लैंड्स हैं वो उनका ज़्यादातर अंश क्या है, आउटसाइड द रिजाइम ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लाइन, किसी एक व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार से परे है, ठीक है। इस पर वो संपत्ति के अधिकार का कोई भाव नहीं समझ में आता। लैंड ग्रैबिंग, जमीन को हथियाना बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एक्टर्स, या तो फिर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा या फिर सरकारी किसी व्यक्ति के द्वारा, हैज़ बीन द नॉर्म, यही कानून है। दीज एक्टर्स फॉरगेट दैट, ये एक्टर्स, ये जो कलाकार हैं, ये अभिनेता जो हैं, ये लोग, ये इंडिविजुअल पर्सन जो हैं, फॉरगेट, भूल जाते हैं, दैट की दिस स्पेस इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कोस्टल विलेज, कि ये जो जगह है, ये स्थान है जो इज़ द कॉमन प्रॉपर्टी, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी, संपत्ति है ऑफ कोस्टल विलेजेस की, ठीक है। मतलब कहने का ये कि कोस्टल, ऊपर से जो इन्होंने बताया है, पूरा मैं थीम बता दे रहा हूँ आपको, कि कोस्टल लाइन को एक वास्ट, एक एम्प्टी स्पेस है, ऐसा इकोनॉमिक एक्टर समझते हैं और क्या आसानी से ये टेक ओवर कर सकते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। इसलिए क्या कर रहे हैं, ये जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये अपने इस व्यू को साझा भी करते हैं और ज़्यादातर भाग ये भी मानते हैं लोग कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट के अधीन नहीं है, इसलिए लैंड ग्रैबिंग वगैरह के द्वारा गवर्नमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट व्यक्ति उस पर संलिप्त हो तो इसको हथिया लिया जाता है ना। ये लोग बस इस तरह से काम चलते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला तो इनका काम चल रहा है इस प्रकार से। जब कोई ऑब्जेक्शन कर देता है, चूँकि ये पूंजीपति होते हैं, तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं, और दबाने के कैसे कैसे प्रयास होते हैं वो आप टेलीविजन्स में, मूवीज़ वगैरह में देख ही चुके हो। दीज एक्टर्स फॉरगेट द स्पेस इज़ कॉमन प्रॉपर्टी, ये जो एक्टर्स हैं ये इस बात को भूल जाते हैं कि ये कॉमन प्रॉपर्टी है कोस्टल विलेजेस की, जो वहाँ आसपास के गांव हैं उनकी संपत्ति बनती है, ये टाउन्स की एंड सिटीज़ की एंड पब्लिक बीचेस की, ये उन लोगों की संपत्ति है ना। यहाँ पर इन लोगों का आना जाना होना चाहिए। ओवर 3000 फिशिंग हैमलेट्स, 3000 के आसपास फिशिंग, मछली से संबंधित जो मछुआरों के ये हैमलेट्स, हैमलेट माने होता है छोटा गांव, जिसे हम पुरवा भी कहते हैं गांव की भाषा में, पुरवा टाइप का, ठीक है, गांव से छोटा होता है। तो कह रहे हैं 3000 के आसपास जो मछुआरों के हैमलेट्स हैं, फिशिंग हैमलेट्स रिजाइड अलोंग इंडियाज कोस्ट, रिजाइड माने होता है निवास करना, रेजिडेंस आपने नाम सुना होगा, ये वर्ड रेजिडेंस, निवास स्थान, रेजिडेंट जो कि वहाँ पे रहता है, और रिसाइड ये वर्ब के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो रेजिडेंस नाउन हो गया, रेजिडेंट जो कि रहता है वहाँ पर, और आपका रिसाइड एक वर्ब के फॉर्म में है, ठीक है। ड्वेलर भी कह सकते हो आप, ड्वेल माने भी निवास करना होता है, और रेजिडेंट की जगह आप क्या कर सकते हो, ड्वेलर भी यूज़ कर सकते हो, DWELL होता है। तो ओवर 3000 फिशिंग हैमलेट्स रिसाइड अलोंग इंडियाज कोस्ट पार्क एंड, मतलब कहने का लगभग 3000 से भी ज़्यादा जो फिशिंग हैमलेट्स हैं वो निवास करते हैं भारत के समुद्र तट के अलोंग किनारे, पार्क के किनारे, एंड रिपेयर देयर नेट्स, और मरम्मत करते हैं देयर नेट्स, अपने नेट्स माने की जालों की, एंड बोट्स, और बोट मतलब कहने का नावों की, एंड ऑर्गेनाइज देयर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, और ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं देयर इकोनॉमिक, अपनी आर्थिक और सोशल एक्टिविटीज़ और सामाजिक गतिविधियों को हेयर, यहाँ पर मतलब कहना चाह रहे हैं कि 3000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम फिशिंग का है, और वो अपने नेट्स को और बोट्स को समुद्र तट के किनारे रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते रहते हैं और मछली पकड़ते हैं इस प्रकार से, और अपनी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को क्या करते हैं, वहीं पर ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द फिशरीज सेक्टर एम्प्लॉयज़ 4 to 9 मिलियन पीपल, जो ये मछुआरों का क्षेत्र है, मछली क्षेत्र, ये एम्प्लॉय काम देता है 4 से 9 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 40 से 90 लाख के आसपास जो लोग हैं वो ये मछली बाजार से कह सकते हो, फिशरीज सेक्टर से एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब कहने का इन्हें रोजगार मिलता है इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द सेल्फ रिलायंट फिशर कम्युनिटीज जनरेट्स 48,000 to 75,000 करोड़ फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, जो आत्मनिर्भर फिशर से संबंधित, मतलब कहने का मछुआरों से, मछली से संबंधित जो समुदाय है, मछुआरों का समुदाय, आत्मनिर्भर मछुआरों का समुदाय जनरेट्स पैदा करता है 48,000 से 75,000 करोड़ रुपए फॉर द इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, विथ ऑलमोस्ट, जिसमें लगभग नो सपोर्ट, कोई भी समर्थन, कोई भी सहयोग नहीं होता है, फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकारों की तरफ से, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, छूट के रूप में, सराहत के रूप में, किसी भी प्रकार की छूट या राहत सरकार की तरफ से नहीं प्रदान की जाती। उसके बावजूद यह आत्मनिर्भर मछुआरों का समुदाय पैदा करते हैं क्या, 48,000 करोड़ से 75,000 करोड़ रुपए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए देते हैं, प्रदान करते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ग्रामर पॉइंट, सेल्फ रिलायंट फिशर कम्युनिटीज, प्लूरल है, जनरेट्स लिख दिया तो ये गलत है। ठीक है, इस एस को आप काट दीजिए या कम्युनिटीज को कम्युनिटी कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी थी। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बस ऐसे ही एरर्स आ जाती हैं एग्जाम में। यहाँ आपने नोटिस किया तो वहाँ पर भी कर पाओगे, यहाँ नहीं कर पा रहे तो वहाँ कैसे कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर है तो हर चीज़ सही होगी, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट, और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी लगातार अगर आप नोटिस कर रहे हो तो सेल्फ रिलायंट फिशर कम्युनिटी, जब आपके पास कई सारे एडजेक्टिव्स आते हैं, यहाँ पे सेल्फ रिलायंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, है ना, किसी के पर भी डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, फिशर कम्युनिटी मतलब मछुआरों का समुदाय, समुदाय कैसा है, मछुआरों का है, और कैसा है, आत्मनिर्भर है, तो दोनों ही एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, और कम्युनिटी आपका मेन नाउन हो गया। ठीक है, तो ये चूंकि प्लूरल है आपका, जब ये प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल ही होनी चाहिए, तो प्रेजेंट टेंस में विदाउट एस या एस आना चाहिए, तो ये एस क्यों आएगा, तो ये कट गया। ठीक है, या फिर कम्युनिटी है, कम्युनिटी करना चाहिए था, सिंगुलर करना चाहिए था इसे, है ना, कम्युनिटीज़ कर दिया, कई सारे समुदाय मछुआरों के, तो फिर ये ऑब्वियसली इसको हमें प्लूरल वर्ब ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट, एक सरकार, दैट हैज़ परफॉर्म्ड डिसमली, जिसने कि परफॉर्म किया है, परफॉर्म करने का मतलब प्रदर्शन किया है, डिसमली निराशाजनक रूप से, ये एक एडवर्ब है, डिसमल होता है निराशाजनक और डिसमली होता है निराशाजनक रूप से। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब है तो पूरा कि ढंग से, मैनर एडवर्ब है एक प्रकार का, कैसे परफॉर्म किया है, डिसमली निराशाजनक रूप से। ठीक है, और हैज़ आया है आपका गवर्नमेंट के लिए जो कि सिंगुलर है, गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट, जिसने निराशाजनक रूप से परफॉर्म किया है, ऑन किस चीज़ पर, ऑन इट्स प्रॉमिस, अपने वादों पर, कैसे वादे, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के, जनरेशन माने उत्पादन के, रोजगार उत्पादन के अपने वादों पर निराशाजनक रूप से जिस सरकार ने परफॉर्म किया है, प्रदर्शन किया है, शुड अवॉइड, उसे बचना चाहिए, टेकिंग अवे द जॉब्स, मतलब छीनने से, जॉब्स माने नौकरियां, ऑफ पीपल, लोगों की, कैसे लोग, इंगेज्ड इन दिस सेक्टर, जो कि इस सेक्टर में इंगेज्ड हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, तो आप यहाँ से इसे रिलेट करेंगे। अ गवर्नमेंट शुड अवॉइड टेकिंग अवे द जॉब्स, एक सरकार को बचना चाहिए नौकरियां छीनने से, कैसी नौकरियां, ऑफ पीपल, उन लोगों की नौकरियां जो कि इंगेज्ड हैं इस सेक्टर में, मछली से संबंधित सेक्टर में। ठीक है, सरकार कैसी, जो कि असफल हो चुकी है निराशाजनक रूप से अपने रोजगार उत्पादन के वादों में, 2 करोड़ रोजगार इस प्रकार से कुछ वादे किए थे, तो उस प्रकार के रोजगार को देने में असफल हो चुकी सरकार को कम से कम जॉब छीनने में से बचना चाहिए। तो अवॉइड डूइंग समथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब पैटर्न आता है, अवॉइड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से बचना, तो अवॉइड डूइंग समथिंग ऐसे आता है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देगा, तो ऐसे आप कंफ्यूज ना हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लेंगे। ठीक है, यट, फिर भी, दैट इज एग्जैक्टली, ये वही बात है, एग्जैक्टली व्हाट दिस नोटिफिकेशन सीक्स टू डू, लेकिन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट, ये वही बात है जो कि ये नोटिफिकेशन जो आया है, CRZ नोटिफिकेशन, सीक्स माने ट्राइज समथिंग होता है, सीक का मतलब, या तो फिर आप डिमांड पढ़ सकते हो, दो ही तरह से होता है। सीक को कौन कौन से 2 मीनिंग मैंने बताया, एक तो होता है आस्क फॉर समथिंग, एक तो ट्राई टू डू समथिंग, तो यहाँ पे आया है ट्राई टू डू समथिंग, तो नोटिफिकेशन ट्राइज टू डू, मतलब ये वही बात है जो कि ये नोटिफिकेशन करने का प्रयास कर रहा है, मतलब कहने कौन सी बात, कि
गवर्नमेंट ने जॉब तो दी नहीं, अब ये जॉब इसे छीनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, बट ये जॉब छीनने का ही प्रयास कर रही है इससे, ठीक है ना। क्योंकि आप देख सकते हो कितने लोग इससे रोजगार पाते हैं, 4 मिलियन टू 9 मिलियन पीपल्स इस सेक्टर में वर्क करते हैं, इनको एम्प्लॉय किया जाता है। एम्प्लॉय किया जाता है, ये खुद ही एम्प्लॉयड हैं, मतलब यहाँ पर काम करते हैं और गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं, 48,000 करोड़ टू 75,000 करोड़ इकोनॉमी के रूप में, मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करते हैं, सोचिए। और 36,000 करोड़ 55,000 करोड़ तो हमारी गवर्नमेंट सूखा राहत वालों को, मतलब कहने का जैसे कि होता है ना, लोन वेवर कर देती है, माफ़ कर देती है। इतना ज़्यादा रेवेन्यू ये लोग अकेले इकट्ठा कर लेते हैं और इतने लोग इसमें लगे भी हुए हैं। सबसे मेन बात ये है, द मिसफॉर्चून ऑफ द फिशर कम्युनिटीज़, मतलब मछुआरी समुदायों का जो मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य है, इज़ देयर लैक ऑफ इफेक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वो क्या है? अभाव ऑफ देयर इफेक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, प्रभावी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, ठीक है। मतलब कहने का जो ये दुर्भाग्य है मछुआरों की समुदाय का, वो क्या है? उनका प्रभावी रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैक करना, कमी होना। मतलब कहने का वो डायरेक्टली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ही इफेक्टिव भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि रहते कहाँ हैं? समुद्र तट में रहेंगे, पता लगा कि आज वोटिंग है, वो कहीं समुद्र के बीच में है ना, या मछली पकड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टली ये क्या रिप्रेजेंट नहीं करते पॉलिटिकली, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली इनका नहीं होता। तो इस प्रकार इसीलिए इनका ये दुर्भाग्य बनता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मिसफॉर्चून है जो ये फिशर कम्युनिटीज़ का, वो क्या है? इनका लैक ऑफ इफेक्टिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इन पे अभाव होता है कि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा बढ़कर भागीदारी लें, क्योंकि ये मतलब अपने कमाई में ही इतना व्यस्त रहते हैं कि इनको बहुत इस चीज़ की सुध ही नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिशर कम्युनिटीज़ आया तो आप सोचेंगे यहाँ आर कर दें, नहीं, यहाँ पर मिसफॉर्चून आपका सब्जेक्ट है। ये इसमें आप देख रहे थे सेल्फ रिलायंट फिशर कम्युनिटीज़, यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आया था, तो ये पूरा लास्ट वाला वर्ड ही आपका सब्जेक्ट बन गया था, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सारे एडजेक्टिव थे। यहाँ पर मिसफॉर्चून पहला नाउन, उसके बाद फिर प्रीपोजिशन, फिर किसका? द फिशर कम्युनिटीज़। तो यहाँ पर पहला नाउन प्रीपोजिशन के पहले वाला यही आपके सब्जेक्ट की भूमिका निभाएगा, जो कि अनकाउंटेबल है। दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून के भी मतलब दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला ये कि जब ये मिसफॉर्चून दुर्भाग्य के रूप में आता है ना, तो इस बैड लक के रूप में आता है, तब ये अनकाउंटेबल ट्रीट होता है। मिसफॉर्चून एक बार एक्सीडेंट के फॉर्म में भी आता है, एक्सीडेंट इसका एक मीनिंग होता है। जब एक्सीडेंट के मीनिंग में आते हैं तो फिर इसका मतलब हो जाता है ये काउंटेबल की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो क्योंकि एक्सीडेंट हमारा काउंटेबल होता है, एक्सीडेंट्स होता है, तो वैसे मिसफॉर्चून्स वहाँ एक्सीडेंट के सेंस में काउंटेबल में यूज़ होगा, और बैड लक के सेंस में जब मिसफॉर्चून होता है तो फिर ये आपका अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल के सेंस में यूज़ हुआ है। पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन आपकी वर्ब को डिसाइड करेगा, तो यहाँ पर इज आया है इसीलिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इवन दो, यद्यपि एट लीस्ट 75 MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, कम से कम 75 जो सांसद हैं, आर इलेक्टेड, उन्हें चुना जाता है फ्रॉम कोस्टल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कोस्टल मतलब होता है समुद्र तटीय, और कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है निर्वाचन क्षेत्र से। लगभग 75 MP चुने जाते हैं कोस्टल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अब ये डाटा क्या है? एज स्टेटेड, जैसा कि बताया गया है, बाय वी विवेकानंद जी के द्वारा। मतलब कहने का जो आर्टिकल लिखा है जिन्होंने, वो अपना क्लेम नहीं करते कि ये मेरा नहीं दावा है कि 75 MP चुने जाते हैं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बताया तो इन्होंने उसका नाम लिख दिया है और उनको श्रेय दे दिया है। एज स्टेटेड बाय, जैसा कि बताया गया है, वी विवेकानंदन के द्वारा। ये हैं कौन? ऑफ साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमैन सोसाइटीज़। साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमैन सोसाइटीज़ के वी विवेकानंद के द्वारा, जैसा कि बताया गया है कि लगभग 75 MP को चुना जाता है कोस्टल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कोस्टल निर्वाचन क्षेत्रों से, है ना। लेकिन इसके बावजूद क्या है? फिशर पीपल आर नॉट ए वोट बैंक। जो फिशर पीपल हैं वो एक वोट बैंक नहीं है, एज, क्योंकि दे आर स्प्रेड अक्रॉस द कोस्ट, वो तो हर तट में हर जगह फैले रहते हैं। दिस में बी वाई, यही संभावना हो सकती है कि दे आर द टारगेट्स ऑफ हॉस्टाइल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि वो लक्ष्य बन गए हैं, निशाना बन गए हैं ऑफ हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, सरकारी नीतियां हैं उनका। शत्रुतापूर्ण सरकारी नीतियों का मतलब ये नहीं कि आप शत्रु की तरह व्यवहार करें। हॉस्टाइल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मतलब ये हो जाएगा आपका कि वो नीतियां जो किसी के हित में ना हो, है ना, तो उसे हॉस्टाइल कह देते हैं। जब कोई चीज़ आपके हित में ना हो, मतलब नुकसान पहुंचाए आपको, तो फिर ऑब्वियसली वो आपके लिए हॉस्टाइल तो हो ही जाएगा, है ना। तो हॉस्टाइल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का टारगेट बनने का इनका यही कारण है, क्योंकि जिससे गवर्नमेंट को वोट मिले, ये तो इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि जिससे गवर्नमेंट को वोट मिलेगा, गवर्नमेंट उसी के फेवर में वर्क करेगी, है ना। तो इस समय चूंकि
जिसको जहाँ पर बेनिफिट दिखता है तो वैसे ये लोग वोटिंग के चक्कर में वैसे ही कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज़ नोटिस करना है, इवन दो, यद्यपि। तो ये जो दो, अब ये जो दो लिखा है इस पर भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने लायक है कि जैसे दो आता है इसकी जगह अल्दो भी आ सकता है ना, और इसका सेंस वही होता है जो कि डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ का होता है। लेकिन बस ये ध्यान रखना, दो और अल्दो जो होते हैं ये कंजंक्शन की तरह वर्क करते हैं, कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस को ऐड करेंगे, और जो डिस्पाइट और इंस्पाइट होता है वो प्रीपोजिशन की तरह वर्क करते हैं, तो वो किसी फ्रेज को किसी सेंटेंस से ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना, जब आप दो सेंटेंस को ऐड कर रहे हो तो दो और अल्दो का यूज़ करोगे, और वैसे आप डिस्पाइट इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करोगे जब आप पर्टिकुलर किसी फ्रेज को ऐड कर रहे हो किसी सेंटेंस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दो इसलिए लेना था क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस है, उसके आगे फिर कॉमा से इन्होंने ये दूसरा फिशरमैन वाला सेंटेंस डाल दिया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है कि दो अल्दो कंजंक्शन है, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन की तरह वर्क करते हैं। आगे पढ़ते हैं। विथ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेज अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण के साथ, तेज शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ, कोस्ट्स हैव बिकम कन्वीनियंट डंपिंग ग्राउंड्स, जो तट हैं हैव बिकम वो हो गए हैं, हो चुके हैं, कन्वीनियंट मतलब कहने का उचित, बहुत ही मतलब कहने का काफ़ी कंफर्टेबल, डंपिंग ग्राउंड मतलब कहने का कूड़े का ढेर बन चुके हैं। जो तट हैं वहाँ पर आसानी से डंपिंग की जा रही है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े बड़े मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में तेज़ी के साथ शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के साथ कारण जो हमारे तट हैं वो क्या बन गए हैं, कन्वीनियंट, एक आसान, एक सुगम डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं, कूड़े का ढेर बन गए हैं, है ना। डंपिंग की जा रही है वहाँ पर। सीवेज, गार्बेज एंड स्लज फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस लैंड अप ऑन द कोस्ट लाइन, जो सीवेज है, गार्बेज कूड़ा कचरा है, या स्लज लिक्विड वेस्ट हो गया जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से आता है, लैंड अप, लैंड अप मतलब होता है टू एंड अप समवेयर, किसी पर्टिकुलर जगह पर अंतिम सांस लेना, है ना। लैंड अप ऑन द कोस्ट लाइन मतलब समुद्र तट में अंतिम सांस लेना, मतलब समुद्र तट में जाकर के समाप्त होना, ये होता है मतलब, है ना। टू गेट द फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थान प्राप्त करना। तो ये कह रहे हैं लैंड अप, ये जितना भी कूड़ा करकट है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आने वाला, ये कहाँ पर जाके टिक जाता है, लैंड अप ऑन कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन समुद्र तट पे जाकर के ढेर हो जाता है। एंड मेक्स लाइफ फॉर कोस्टल ड्वेलर्स अ लिविंग हेल, और समुद्र तट के जो निवासी हैं, ड्वेलर मतलब होता है रेजिडेंट्स, रेजिडेंट, ठीक है, मतलब कहने का जो वहाँ के रेजिडेंशियल पर्सन्स होते हैं उनकी बात ये कर रहे हैं। तो ड्वेल जैसे मतलब होता है रिजाइड का साइनोनिम कि निवास करना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो वैसे ड्वेलर वहाँ पर निवास करने वाले, उनके लिए ड्वेलर लिखा गया है, ठीक है। तो मीनिंग कहने का ये है कि सीवेज, गार्बेज वगैरह क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आने वाले ये कोस्ट लाइन में जमा हो जाते हैं, और कोस्टल ड्वेलर्स जो कोस्टल क्षेत्रों में रहने वाले निवासी हैं उनके लाइफ को, उनके जीवन को क्या कर देते हैं, अ लिविंग हेल, एक मतलब एक नरक बना देते हैं एक तरह से कहने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर प्रोसेसेस, ये जो कई सारे हैं ना, सीवेज, गार्बेज एंड स्लज फ्रॉम, पहले प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन, 3 टू नाउन जोड़े हैं, है ना। तो एंड से जब जुड़े हो तो प्लूरल हो जाता है, तो वैसे यहाँ पर आपकी वर्ब प्लूरल आ रही है, लैंड अप ऑन द कोस्ट लाइन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाया, ठीक है। अब एंड से फिर वर्ब जोड़ी तो यहाँ एस लगा दिया, जो कि गलत है, ठीक है, इसलिए इस एस को नहीं होना चाहिए था। तो ये फिर से एक मिस्टेक है न्यूज़पेपर की, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। लैंड अप ऑन द कोस्ट लाइन एंड मेक लाइफ फॉर कोस्ट ड्वेलर्स अ लिविंग हेल, तो यहाँ मेक होगा ना कि मेक्स होगा। अगर यहाँ मेक्स तो यहाँ भी लैंड्स, जो कि गलत हो जाएगा। सीवेज, गार्बेज एंड स्लज ये 3 हैं, 3 के लिए आपको प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेनी थी, तो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल ही होगी, क्योंकि वर्ब से जुड़ रहा है तो मतलब कहने का पैरेलल कंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। आगे पढ़ते हैं। द न्यू अमेंडमेंट्स लीगलाइज द सेटिंग अप ऑफ कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, मतलब कहने का जो नया संशोधन है, अब ये संशोधन क्या है, अभी तक आपने सिर्फ नुकसान पढ़े, अब आप पढ़े संशोधन है क्या, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, इतना लास्ट में इन्होंने बताया है। द न्यू अमेंडमेंट्स लीगलाइज, जो नए संशोधन हैं ये वैधानिक बना देते हैं, कानूनी रूप से उचित बताते हैं, द सेटिंग अप ऑफ कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, मतलब कहने का स्थापना ऑफ कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, CET, जो मतलब इफ्लुएंट होता है लिक्विड वेस्ट मटेरियल, वो भी लिक्विड फॉर्म में, उसे कहते हैं इफ्लुएंट। तो जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है उनके ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित करना, इसको क्या कहता है, एक प्रकार से मतलब कहने लीगलाइज कर देता है, वैधानिक बना देता है, कानून संगत बना देता है। ये है क्या,
एन इम्प्रैक्टिकेबल टेक्नोलॉजी, अव्यवहारिक तकनीकी है, फॉर क्लीनिंग अप वेस्ट, वेस्ट को क्लीन करने की, कचड़े को समाप्त करने की एक अव्यवहारिक तकनीकी। अव्यवहारिक तकनीक का मतलब जो कि उचित नहीं है, ठीक है, हमारे व्यवहार में नहीं है, ऐसी अनुचित तकनीकी है जिसको स्थापित करने का करना मतलब लीगलाइज कर दिया गया है। ऑन द मोस्ट फ्रेजाइल पार्ट ऑफ द कोस्ट, और कहाँ पर है, मोस्ट सबसे ज़्यादा नाजुक क्षेत्रों में है, तटों के, ठीक है, बहुत ही खतराजनक क्षेत्रों में है, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है। दीज प्रोजेक्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, हैव मेड द कोस्टल पीपल ऑफ सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात मोर वल्नरेबल टू टॉक्सिसिटी इन देयर फूड। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने बना दिया है कोस्टल पीपल को, कहाँ के, सौराष्ट्र के जो तटीय लोग हैं, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, और साथ में साउथ गुजरात के जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, इन दोनों की ही लाइफ को क्या क्या बना दिया है, मोर वल्नरेबल, और ज़्यादा हानिकारक, नुकसानपूर्ण बना दिया है, डेंजरफुल बना दिया है, टू टॉक्सिटी, जहरीलेपन के प्रति, इन देयर फूड, उनके खाने में, वाटर, पानी में, एंड एयर, हवा में। मतलब कहने का अब जहरीलेपन का ज़्यादा असर उनके खाने, पानी और हवा में दिखाई देगा। कहाँ के, सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं, उनके खाने पीने और मतलब कहने का हवा में, इन प्रोजेक्टों के कारण, ठीक है। सिंस चूंकि इंडियाज सिस्टम टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन एंड कंप्लाई विथ पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स आर, भारत का जो सिस्टम है, तंत्र है, कैसा तंत्र, टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन, जो कचरा है उसके उत्पादन को कम करना, रिड्यूस करना, एंड कंप्लाई विथ, और पालन करना, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स, प्रदूषण के मानकों का पालन करना, और वेस्ट जनरेशन को कम करने का जो भारतीय तंत्र है, आर सो पुअर, वो क्या है, वेरी पुअर, बहुत ही बेकार हैं। तो इंडिया सिस्टम्स, ये प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब ये डाल रखी है आर, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मेन वर्ब है। तो इंडिया का जो सिस्टम है, सिस्टम से जो इंडिया के, वो बहुत ही बेकार हैं। कैसे सिस्टम, रिड्यूस करने के वेस्ट जनरेशन और पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स का पालन करना। तो टू डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। इंडिया का सिस्टम कैसा, वेस्ट जनरेशन को कम करना, और इंडिया का सिस्टम कैसा, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को के मानक को कंप्लाई करना, मतलब उनका अनुपालन करना। कंप्लाई विथ समथिंग होता है किसी चीज़ का पालन करना, और ये जैसे अबाइड बाय समथिंग, किसी रूल या किसी मतलब ऑर्डर को पालन करना, ऐसे ही इसका साइनोनिम है। तो अबाइड बाय या फिर कंप्लाई विथ, दोनों का मतलब होता है ओबे द रूल, ठीक है, किसी नियम का, किसी कानून का पालन करना, किसी ऑर्डर का पालन करना। प्रॉब्लम ये होती है कि कंप्लाई बाई कर देता है ना, अबाइड विथ कर देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो प्रीपोजिशन दोनों के सेपरेट है, दोनों को ध्यान रखिएगा, कंप्लाई विथ समथिंग होता है और अबाइड बाई होता है, ठीक है। लॉ नाउ मेक्स द कोस्ट लेजिटिमेट रिसेप्टेकल्स फॉर ऑल वेस्ट, जो कानून है नाउ अब मेक्स बना देता है, द कोस्ट मतलब क्या है, तटों को, लेजिटिमेट वैधानिक, रिसेप्टेकल्स का मतलब होता है कंटेनर, डिब्बा, फॉर ऑल वेस्ट, सभी वेस्ट का, ठीक है ना। चूंकि भारत का तंत्र वेस्ट जनरेशन और पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को पालन करने वाला इस प्रकार का जो तंत्र है वो बहुत ही बेकार है, इसलिए अब जो कानून है वो हमारे तटों को क्या, एक प्रकार का वैधानिक, एक कानून के द्वारा उचित बताया गया एक कंटेनर बना दे रहा है सारे वेस्ट के लिए, कि आओ कोस्ट में सारा कचरा डाल दो, है ना। ये मतलब कहने का इस प्रकार की इसमें टिप्पणी कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम बन रहा है लॉ के कारण हमारा, ठीक है। तो रिसेप्टेकल ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है, ठीक है, और ये 2016 के शायद 10+2 के पेपर में ही आया था। तो ये रिसेंटली के आए हुए मतलब कहने का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसको आपको याद रखना है, ये मैंने लास्ट में लिखवा दिया है वोकैब के, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इंडियाज कोस्ट्स आर ऑलरेडी फेसिंग क्लाइमेट चेंज इवेंट्स सच एज इंटेंसिव, फ्रिक्वेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल साइक्लोन्स एंड इरोजन। भारत के जो तट हैं वो आर ऑलरेडी फेसिंग, पहले से झेल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इवेंट्स, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को, सच एज जैसे कि, इंटेंसिव तेज, फ्रिक्वेंट बार बार आने वाला, एंड अनप्रिडिक्टेबल साइक्लोन्स, और अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका पहले से प्रिडिक्शन ही ना किया जा सके, तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल साइक्लोन्स के मतलब क्लाइमेट चेंज इवेंट्स को पहले से ही भारत के तट झेल रहे हैं, एंड इरोजन और क्षरण, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को भारत के तट पहले से झेल रहे हैं। इन 2017 में साइक्लोन ओक्ची किल्ड 300 पीपल ऑन द वेस्ट कोस्ट। साइक्लोन जो ओक्ची आया था, ओकी है, ओक्ची नहीं ओकी है, ओकी, इसने क्या किया था, मार दिया था लगभग 300 लोगों को ऑन द वेस्ट कोस्ट, मतलब कहने का पश्चिमी तट पे
जो कि है क्या, अ रीजन, एक क्षेत्र है, नॉट फेमिलियर विथ सच इवेंट, जो कि इस प्रकार की घटनाओं से फेमिलियर नहीं है, वाकिफ नहीं है। अच्छा, कोई स्थान अगर पर्टिकुलर घटना से वाकिफ ना हो, इसका मतलब ये होता है कि वो स्थान, उस स्थान पर पर्टिकुलर पहले कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई है, तभी तो वो वाकिफ नहीं है ना, यही मतलब वो का। तो इस तरह से आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा कभी कभी। 2017 में साइक्लोन ओकी जो आया था, जिसमें 300 लोगों को जिसने मारा था वेस्ट कोस्ट में, वो एक ऐसा, वेस्ट कोस्ट कैसा है, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई ही नहीं है, ठीक है। द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ हार्मफुल कोस्टल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और हानिकारक तट से संबंधित जो विकास के कार्य हो रहे हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट्स, इनके एकजुट मिले जुले प्रभाव जो हैं, आर अपेरेंट, वो स्पष्ट है, इन द फॉर्म ऑफ मास माइग्रेशन, मतलब विशाल माइग्रेशन, प्रवास, फ्रॉम कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों से, लाइक उड़ीसा एंड सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। मतलब कहने का कि उड़ीसा और सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, ऐसे क्षेत्रों, ऐसे तटीय क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्रवास हो रहा है, लोग जगह को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से इससे दिखाई देता है, ठीक है। तो मीनिंग पहले समझ लेंगे हम कि हार्मफुल कोस्टल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तट में विकास तो हो रहा है लेकिन वो क्या है, हार्मफुल है, हानिकारक है। तो हानिकारक तटीय विकास और जलवायु परिवर्तन का मिला जुला जो प्रभाव है, मिले जुले कंबाइंड इफेक्ट्स, इसके जो मिले जुले प्रभाव हैं, आर अपेरेंट, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। किस रूप में, विशाल माइग्रेशन के रूप में, है ना। प्रभाव ये हो रहा है कि बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है कोस्टल एरियाज से। कौन से कोस्टल एरिया, उड़ीसा और सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के कोस्टल एरियाज से बड़ी मात्रा में माइग्रेशन हो रहा है, प्रवास हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इस प्रकार से इनका कहना है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इफेक्ट्स आया है, पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन, कंबाइंड तो आपका एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे इफेक्ट्स प्लूरल नाउन तो आर आ गया, ठीक है। तो इफेक्ट्स आर अपेरेंट, ये स्पष्ट हैं, किस चीज़ के इफेक्ट हैं, तो ये यहाँ ने प्रीपोजिशन प्लस नाउन से एडजेक्टिव फ्रेज डाल दिया है, ठीक है। अपेरेंट वर्ड की स्पेलिंग पूछी जा चुकी है और ये कंफ्यूजन कर देता है कि ए यहाँ करें कि ई यहाँ करें, या दोनों जगह ई करें या दोनों जगह ए करें, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जब आता है तो फिर प्रेशर बनाता है और फिर ऑब्वियसली आपको भूल जाएगा। दीज लेसन्स, ये सारे के सारे सबक, हैव ऑलरेडी स्पार्क्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्शन, इन सभी सबक, मतलब लेसन्स मैंने पार्ट कह सकते हो या सबक कह सकते हो, इन्होंने क्या कर दिया है, पहले से ही स्पार्क्ड, स्पार्क मतलब चिंगारी छेड़ देना, शुरू कर देना, डिसेंट्रलाइज्ड एक्शन, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है विकेंद्रीकृत कार्यवाही शुरू कर दी। विकेंद्रीकृत कार्यवाही को थोड़ा समझ लीजिए। सेंट्रलाइज्ड होता है जब लोग एक ही जगह से हर, मतलब सारी क्रियान्वयन शुरू करें। डिसेंट्रलाइज्ड को आप ऐसे समझ सकते हो कि हर चीज़ जो है अलग अलग फ्रैगमेंट में अलग अलग लोग को बांट जाएगी, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, कुछ गड़बड़ी हुई तो तुम समझोगे, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप समझोगे। इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज्ड एक्शन हो रहे हैं, मतलब कहने का इससे सबक लेते हुए ये सबक क्या कर रहे हैं, इन्होंने पहले से ही शुरुआत कर दी है डिसेंट्रलाइज्ड एक्शंस की। कैसे काम हो रहे हैं, मैनग्रोव्स आर बीइंग प्लांटेड, सदाबहारी वन जो हैं, जो दलदली स्थानों पर शायद लगाए जाते हैं, इनको प्लांट किया जा रहा है। पैसिव कंस्ट्रक्शन है, देखिए पैसिव किसका पैसिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। इज एम आर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है, तो यहाँ मैनग्रोव्स आर बीइंग प्लांटेड, अगर हम लिखते हैं समबडी हैज़ प्लांटेड मैनग्रोव्स, किसी व्यक्ति, मतलब समबडी इज प्लांटिंग मैनग्रोव, अगर हम ये वाला कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कोई व्यक्ति मैनग्रोव लगा रहा है, इसका पैसिव यही हो जाएगा, मैनग्रोव्स आर बीइंग प्लांटेड बाय समबडी, तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पैसिव है। सैंड ड्यून्स, बालू के जो हिल ढेर हैं, हिल कह सकते हो आप, एंड कोस्टल वेटलैंड्स जो हैं, आर बीइंग प्रोटेक्टेड, इनको भी बचाया जा रहा है। एंड कोस्टल कम्युनिटीज़, और जो तटीय समुदाय के लोग, मतलब तट में रहने वाले जो समुदाय हैं, लोग हैं, एंड लोकल गवर्नमेंट्स, और जो वहाँ की स्थानीय सरकारें हैं, आर कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेटिंग मतलब वर्किंग टुगेदर, कोलैबोरेट विद समबडी मतलब किसी के साथ काम करना, वर्क टुगेदर विद समबडी, वो साथ काम कर रही हैं। ऑन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मतलब कहने का आपदा की प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी करने में, आपदा की तैयारी करने में साथ साथ प्रयास कर रही हैं कौन, कोस्टल कम्युनिटीज़ और उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। ये इस प्रकार के डिसेंट्रलाइज्ड एक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग काम अलग अलग गुटबंदी की तरह से किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन द टॉप डाउन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रोच व्हाट्स लेफ्ट of the coasts and increase activity that involve dredging, sand removal and large scale constructions contradict grassroots and scientific wisdom।
यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, कंट्राडिक्ट ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब आप ध्यान से कैसे समझेंगे कि ये कैसे मेन वर्ब, हमें कैसे पता लगेगा, आप मीनिंग निकालते चले आइए। टॉप डाउन पॉलिसी, शुरुआती, टॉप डाउन पॉलिसी का मतलब ये होता है पॉलिसी शुरुआत तो उसकी बिल्कुल पीक पॉइंट से हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके और नीचे के सभी पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, ये कहने का मतलब है। तो टॉप डाउन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की शुरुआती नीति, कैसी नीति, टू इंक्रोच, अतिक्रमण करने की, व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द कोस्ट, जो कुछ भी तट में बचा है, तट में जो भी खाली स्थान है पहले उन पर अतिक्रमण किया जाए, उन्हें इंक्रोच किया जाए, इस प्रकार की केंद्र सरकार की नीति। एंड फिर क्या किया जाए, एंड इंक्रीज एक्टिविटीज़, तो जैसे टू इंक्रोच है तो वैसे ही यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वैसे यहाँ वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म डाल दी। पहले क्या करें, टू इंक्रोच व्हाट्स लेफ्ट टू द कोस्ट, जो भी तट में बचा है पहले उसे अतिक्रमण करें। एंड इंक्रीज एक्टिविटी, और फिर वहाँ क्रियाविधि गतिविधि बढ़ाए, कैसी एक्टिविटीज़, दैट इन्वॉल्व, जिसमें शामिल है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग का मतलब होता है जैसे समुद्र तट है तो वहाँ पर जो निचले स्तर में बालू वगैरह है उसको निकाल लेना, इस प्रकार से, वहाँ पर और कोई मटेरियल है उसको निकाल लेना, इस प्रकार से। सैंड रिमूवल किया जाए वहाँ पर, और लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन, निर्माण किया जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से पूरा मतलब समझेंगे कि केंद्र सरकार की शुरुआती नीति कौन कौन सी है। पहली नीति है कि वहाँ पर जितना भी क्षेत्र है कोस्टल एरियाज में पहले उस पर अतिक्रमण करो। फिर क्या है, उसके बाद ऐसी एक्टिविटी शुरू करो जिसमें कि सैंड रिमूवल, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन और ड्रेजिंग शामिल हो। इस प्रकार से काम करने की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टॉप डाउन पॉलिसी है कंट्राडिक्ट करती है, मतलब कहने का विरोध करती है ग्रास रूट एंड साइंटिफिक विजडम। ग्रास रूट होता है मेन, मुख्य, साइंटिफिक विजडम मतलब कहने का वैज्ञानिक बुद्धि का, जो वैज्ञानिक तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए जो कि नेचर के लिए मतलब कहने का हेल्पफुल हों, इनका विरोध करती है, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। रिस्किंग लाइव्स, लोगों का जीवन खतरे में है, अब इस पर बात कर लीजिए। इट इज़ अनट्रू, अनट्रू मतलब क्या होता है, नॉट ट्रू। अच्छा, अनट्रू आपने देखा भी हो पहले कि नहीं देखा हो, देखो ठीक है, तो ऐसे भी कई ऑप्शंस हो जाएंगे, उसमें कभी यही पूछ लेता है, छोटे छोटे एग्जाम से वहाँ पर पूछ लेता है कि मतलब आप अन लगा करके मतलब कहने का किसका अपोजिट बना सकते हो, है ना, तो वहाँ पे आपको अनट्रू वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आप अनट्रू को छोड़ सकते हो कि हाँ इसका अपोजिट बनता है, ट्रू का अपोजिट अनट्रू होता है, ठीक है। तो इट इज़ अनट्रू मतलब ये इट इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, दैट की दिस नोटिफिकेशन, ये जो नोटिफिकेशन आया है CRZ का, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, इसे पेश किया गया था आफ्टर कंसल्टेशन मतलब सुझाव के बाद, विथ अदर स्टेक होल्डर्स, अन्य दावेदारों के साथ। मतलब ये बात सत्य नहीं है कि ये नोटिफिकेशन को जब पेश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, लागू किया गया तो इसके पहले सुझाव लिया गया था। तो मतलब यही का कहना यही है कि नोटिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में सुझाव लेके अदर स्टेक होल्डर्स मतलब पहले अन्य लोगों से सुझाव लिया गया, उसके बाद में इस नोटिफिकेशन को पेश किया गया। ये स्टेटमेंट पूरा क्या है, सत्य नहीं है, मतलब झूठ है, ठीक है, मतलब पहले से कंसल्टेशन नहीं की गई थी, ठीक है। द नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, ये पूरा फोरम है, मंच है पूरा एक तरह का, कोई कमेटी कह सकते हो आप इसे, नेशनल फिश वर्क फोरम, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, देखिए यही फॉर इंस्टेंस है। अब ये फॉर गायब करके फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, प्रीपोजिशन डाल देगा तो आपको भरने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि फॉर इंस्टेंस आप जानते हो उदाहरण के लिए होता है, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस। द नेशनल फिशर वर्क फोरम, NFF शॉर्ट में हम कह देते हैं इसे, NFF ने उदाहरण के लिए हैज़ वॉसिफरसली, ये वॉसिफरस जो होता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है, ठीक है, टू से समथिंग इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, तेजी के साथ और साथ में मतलब जोरदार ढंग से, विश्वास के साथ कोई बात कहना, तो वॉसिफरस होता है एडजेक्टिव, और LY लगा तो एडवर्ब हो गया। नाउन में LY लग जाता है जब कभी तो वो एडजेक्टिव बनते हैं, एडजेक्टिव में LY लगाते हो तो फिर वो एडवर्ब बन जाते हैं। तो वॉसिफरस वैसे एडजेक्टिव होता है तो इसमें LY लगा तो ये एडवर्ब बन गया, ठीक है। तो NFF जो है उसने उदाहरण के लिए जोरदार के साथ मतलब जोर के साथ, लाउडली और साथ में कैसे कॉन्फिडेंट के साथ कहा था, अपोज्ड विरोध किया था, दीज अमेंडमेंट्स इस प्रकार के संशोधनों का, सिंस जब कब से, सिंस द रिव्यू वाज अनाउंस्ड इन जून 2014, जिस समय रिव्यू मतलब समीक्षा की गई थी, वाज अनाउंस्ड घोषणा की गई थी समीक्षा की, इन जून 2014 2014 के जून में, बाय द शैलेश नायक कमेटी, शैलेश नायक कमेटी के द्वारा, शैलेश नायक कमेटी के द्वारा 2014 के जून में जब रिव्यू अनाउंस किया गया था, समीक्षा अनाउंस की गई थी, उसी समय इन संशोधनों का जोरदार ढंग से विरोध किया गया था NFF के द्वारा। तो मीनिंग यही है, NFF ने जोरदार ढंग से अपोज किया था इन संशोधनों को, कब, जब रिव्यू किया गया था, रिव्यू की अनाउंसमेंट की गई थी जून 2014 में शैलेश नायक कमेटी के द्वारा। इट हैज़ कैरिड आउट प्रोटेस्ट,
कैरी आउट प्रोटेस्ट, इसने प्रदर्शन भी निकाले थे, है ना, डिमांडिंग मांग करते हुए फिशर राइट्स, मतलब कहने का मछुआरों के अधिकार, टू द कोस्टल कॉमन्स, कोस्टल प्लेसेस में, एंड लीगल एक्शन और कानूनी कार्यवाही अगेंस्ट, उनके खिलाफ, किनके खिलाफ, अगेंस्ट कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट वियोलेटर्स, कॉरपोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट्स वो, और या फिर कह सकते हो आप गवर्नमेंट वियोलेटर्स, और जो सरकारी उल्लंघन करता है, जो सरकार में हैं, गवर्नमेंट का पार्ट है लेकिन उसके बाद भी रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तो इस प्रकार के लोगों के खिलाफ कानूनी लीगल एक्शन किया जाए, कानूनी कार्यवाही की जाए ऑफ कोस्टल लॉज, मतलब कोस्टल लॉज का उल्लंघन करने वाले, ठीक है। तो कोस्टल जो तटीय नियम है, तट के कोस्टल लॉज हैं, उनका उल्लंघन करने वाले सरकारी लोग, गवर्नमेंट के लोग, या फिर कोई कॉरपोरेट हो, ठीक है, कंपनी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करना, ठीक है, इस प्रकार की मांग की। और साथ में फिशर के राइट्स, मतलब कहने का मछुआरों के अधिकार क्या हैं कोस्टल कॉमन्स में, उसकी भी मांग की थी, ठीक है। तो मीनिंग यही निकला कि ये जो NFF है इसने प्रदर्शन किया है, इसने प्रदर्शन भी निकाले हैं, किस लिए, इस मांग के लिए कि फिशरमैन के राइट्स दिए जाएं कोस्टल कॉमन्स में, कोस्टल प्लेसेस में, और साथ में कानूनी कार्यवाही की जाए कॉरपोरेट और गवर्नमेंट वियोलेटर्स के प्रति, के अगेंस्ट में, कैसे वियोलेटर्स और कॉरपोरेट वियोलेटर्स जो कि कोस्टल लॉज का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडिफरेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू कोस्टल एंड मैरीन रीजन्स हैज़ इवन लेड टू फोरम टू डिमांड ए सेपरेट फिशरीज मिनिस्ट्री। इंडिफरेंस, अरुचि, इंडिफरेंस को पहले भी मैं बता चुका हूँ, इंडिफरेंट टू समथिंग होता है, इंडिफरेंस ऑफ समबडी टू समथिंग, किसी व्यक्ति का किसी चीज़ के प्रति मतलब रुचि का भाव ना होना, मतलब उसे अगर कोई चीज़ हो जाए तब भी उसे कोई फर्क ना पड़े, अगर ना हो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़े, तो अरुचि का भाव होना वो इंडिफरेंस कहलाता है, ठीक है। तो इनका कहना यहाँ पे ये है कि इंडिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अरुचि का भाव किसके प्रति, टू कोस्टल एंड मैराइन रीजन्स, मतलब कहने का तटीय क्षेत्र और मैराइन और जलीय क्षेत्रों के प्रति, हैज़ इवन लेड टू द फोरम, उसने लेड प्रेरित कर दिया, किसको, ले गया फोरम को, NFF को, टू डिमांड कि वो मांग करे एक सेपरेट फिशरीज मिनिस्ट्री, एक मछुआरों के लिए, एक मछली बाजार के लिए, मछली सेक्टर के लिए एक अलग ही मंत्रालय की मांग करने की, और ले गया। मीन्स कहने का सरकार इतनी अरुचिपूर्ण है कोस्टल और मैराइन रीजन्स के प्रति, जिससे कि फोरम को ये प्रेरणा मिली, फोरम को ऐसा लगा कि अब हमें एक अलग मंत्रालय की ही मांग करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। इंस्टीड ऑफ यूजिंग द NFF's नॉलेज टू क्राफ्ट एन इफेक्टिव पॉलिसी, अब यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट का रवैया कि इसके बदले यूजिंग की प्रयोग करे द NFF's नॉलेज, मतलब NFF के ज्ञान को, टू क्राफ्ट माने होता है निर्माण करना, एन इफेक्टिव पॉलिसी, एक प्रभावी नीति। NFF की ने जो नॉलेज दी, जो भी उसने मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, उसका प्रयोग करके एक क्राफ्ट किया जाए, एक प्रभावी नीति को ऐसा बनाने की बदले, इंस्टीड ऑफ, इसके बजाय क्या किया, द गवर्नमेंट, सरकार ने, हैज़ पेडल्ड माने बढ़ावा दिया है, द सेम डेवलपमेंट मॉडल, उसी विकासकारी मॉडल को, मतलब कहने का NFF ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, सारी चीज़ें बताई, तो उसके सारे नॉलेज को कलेक्ट करके उसे एक गवर्नमेंट को एक इफेक्टिव पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए थी, है ना। तो वही कहना चाह रहे हैं कि इसके बदले गवर्नमेंट ने किया, उसने तो अपनी ही डेवलपमेंट मॉडल को और बढ़ावा दे दिया, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। पेडल वर्ब को थोड़ा सा जान लेंगे। पेडल आपने सुना होगा, एक तो इसका मीनिंग होता है पेडल का किसी चीज़ को, किसी विचार को बढ़ाना, है ना, किसी चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करना, और एक इसका मीनिंग होता है अपनी चीज़ों को, जैसे फेरी वाला नहीं होता, फेरी वाला फेरी लगा करके घर घर जा करके, गली गली में जा करके सामान बेचता है, फुटकर वाला, तो उसे कहते हैं पेडलिंग करना। मतलब कहने का क्या होता है, सब सिंपली किसी चीज़ को, किसी गुड्स को सोल्व करना, मतलब कहने का बेचना, ठीक है। तो जैसे ड्रग पेडलर एक वर्ड आता है, ड्रग पेडलर, जो कि मतलब कहने का नशीली दवाएं बेचता है, इस प्रकार से। तो पेडलर माने होता है फेरी वाला, विक्रेता कह सकते हो आप, ठीक है। तो पेडल का मीनिंग क्या होता है, बेचना भी होता है, और पेडल का एक मीनिंग होता है आपका किसी विचार को, किसी बात को फैला देना, वो होता है टू स्प्रेड द आइडिया, इस प्रकार से, ठीक है। तो मीनिंग यही है पूरा यहाँ पर कि जो NFF का नॉलेज को प्रयोग करके एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाने के बजाय गवर्नमेंट ने अपनी ही डेवलपमेंट मॉडल को क्या किया, पेडल कर दिया, बढ़ा दिया। पेडल को ऐसे भी याद कर सकते हो, साइकिल में पेडल लगाते हो, जब आप पेडल मारते हो तो क्या होता है, साइकिल आगे बढ़ती है, तो आप सिंपली किसी आइडिया को प्रमोट कर रहे हो, बस वैसे ही जैसे आप साइकिल को प्रमोट करते हो, बढ़ाते हो,
पेडल मारते हो वैसे, ठीक है। कैसा डेवलपमेंट मॉडल? दैट हैज़ जनरेटेड कन्फ्लिक्ट, जिसने कि विवाद खड़ा कर दिया है, एंड इम्पोवरिशमेंट, और गरीबी को भी बढ़ा दिया है, ठीक है, मॉडल ने, क्योंकि आप जानते हो कितने लोग इस क्षेत्र से रोजगार पा रहे हैं और इनके बीच में फिर गरीबी, इनकी इनकम्स का कम होना, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें इनमें इंक्लूड हो जाएंगी। द नोटिफिकेशन नाउ एक्सपोजेज, अब ये जो नोटिफिकेशन है नाउ एक्सपोजेज, अब ये खुलासा करता है मोर पीपल, और ज़्यादा लोगों का, टू द अनअसेस्ड इम्पैक्ट्स, कैसे मतलब जो कि हैं अनअसेस्ड, जिनका मूल्यांकन ही नहीं किया गया है, इम्पैक्ट्स मतलब प्रभावों का, ऑफ क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड कोस्टल डैमेजेस, मतलब कहने का जो तटीय नुकसान है, ठीक है, तटीय नुकसान, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो तटीय नुकसान है उसका अमूल्यांकित प्रभाव, मतलब उसके कुछ ऐसे भी इम्पैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे भी प्रभाव हैं जिनका मूल्यांकन ही नहीं किया गया है, और उनसे प्रभावित लोगों के बारे में भी ये नोटिफिकेशन अब खुलासा करता है, मतलब अब उन पहलुओं को भी खोल रहा है जिनका मूल्यांकन अभी किया ही नहीं गया, तो एक उन तरफ भी, उस तरफ भी ध्यान जाएगा जिसका पहले से ही हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, तो अब इसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी इस नोटिफिकेशन की, ठीक है। तो इज द कैपिटल, कैपिटल माने पैसा कह सकते हो, पूंजी कह सकते हो, इज द कैपिटल टू फार फ्रॉम कोस्टल इंडिया, हमारा जो तटीय भारत है क्या उससे कहीं टू फार, कहीं ज़्यादा दूर है, काफ़ी ज़्यादा ऊंची मात्रा में है पैसा या फिर पूंजी, टू अंडरस्टैंड दिस, कि हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हमारा जो पैसा, इनकम या प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, कुछ भी कह दीजिए आप कैपिटल को यहाँ पर, ये हमारा इतना ज़्यादा हो गया कि हमारा जो भव्य और कोस्टल इंडिया है, सुंदर कोस्टल इंडिया, क्या इससे इतना ज़्यादा हो गया कि हम इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है कि हम इस प्रभाव को समझ ही नहीं पा रहे, इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट जा रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने तरफ से पेश किए यहाँ पर, और ये लिखने वाले जो हैं इस आर्टिकल को, ये हैं मंजू मेनन और कांची कोहली जी, ठीक है। और ये हैं कौन? आर इन्वायरमेंटल रिसर्चर्स, ये पर्यावरणीय रिसर्चर्स हैं एट सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली, जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में वर्क कर रहे हैं। तो इन्होंने, चूंकि इन्वायरमेंटल रिसर्चर्स है, तो इन्होंने इन्वायरमेंट को अपने फेवर में लिया और वहाँ पर उसके आधार पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा है। इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की कि किस प्रकार से नुकसान हो सकता है। इफ्लुएंट अगर प्लांट्स आप वहाँ रखते हो तो एक डंपिंग साइट बन जाएगी और कुछ नहीं। जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ऑब्वियसली आप जानते हो कि कितना कोस्टल एरियाज़ में गंदगी पाई जाती है, वहाँ बॉटल्स वगैरह दिखती हैं बियर वगैरह की, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही बहुत ही, मतलब लोगों को पता ही है कि किस प्रकार से इल फेम्ड है। अब आप टूरिज़्म में और बढ़ा रहे हो, पहले से ही जो टूरिज़्म है उसी को और अच्छे से डेवलप कर लो, उसी में और फर्निशिंग दे दो, है ना। लेकिन नई नई चीज़ों को स्थापित करने का क्या बेनिफिट? इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो जो हमारा मतलब कोस्टल एरिया है वो और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, पहले से ही कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो इस प्रकार से मंजूरी देना, फिर आप इफ्लुएंट प्लांट्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश करना अब लीगलाइज कर रहे हो। इफ्लुएंट प्लांट होते क्या हैं? पहले से ही वेस्ट मटेरियल को वहाँ पे मतलब कहने का ट्रीट किया जा रहा है, तो अब वेस्ट मटेरियल को ट्रीट किया जाएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वेस्ट वो जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जो कोस्टल एरिया में वर्क करने वाले पर्सन्स है उनको प्रभावित करेगा, वहाँ पे मैराइन जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं उनको प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं इनको इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया। फिलहाल अब हम पढ़ते हैं अपने वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी ऑफ समबडी टू समथिंग का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हर्ट एंड ईजली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, मतलब कहने का आसानी से किसी चीज़ के द्वारा क्षति पहुंचाया जाना, उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है। जैसे द वल्नरेबिलिटी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज टू डिसीज़, मतलब बीमारियों से जो नवजात बेबी होता है उसकी कमजोरी, ठीक है। मतलब बीमारियों में उसमें क्या होता है कि बीमारियां उसे आसानी से अपनी चपेट में ले लेती हैं, तो उसका डेंजर सिचुएशन को हम कहते हैं न्यू बॉर्न वल्नरेबिलिटी ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़, मतलब न्यू बॉर्न बेबी की जटिलता या फिर कह दो कि मुश्किल भरी स्थिति जब वो बीमारियों के से आसानी से चपेट में आ जाए बीमारियों के, ठीक है। अनलीश को हम कह सकते हैं यहाँ पर अनलीश समथिंग, टू सडनली स्टार्ट समथिंग, टू ओपन समथिंग, इस तरह आप मीनिंग पढ़ सकते हो। कैसे इसका मीनिंग निकालना है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। स्पेल समथिंग का मतलब होता है टू मीन समथिंग, यूजुअली समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ को बयां करना स्पेल समथिंग होता है। जैसे दिस डिफीट स्पेल्ड द एंड ऑफ हिज होप्स ऑफ विनिंग द टाइटल अगेन, है ना। ये जो असफलता है, ये जो हार है, इसने बयां कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है एंड ऑफ हिज होप, उसकी आशाओं की समाप्ति, उसकी आशाओं का अंत। कैसी आशाएं? ऑफ विनिंग द टाइटल अगेन, इसी टाइटल को दोबारा जीतने का, इस टाइटल को दोबारा जीतने की जो उसकी आशाएं हैं उनका अंत हो गया है इस हार से। इस चीज़ को ये बयां करती है ये हार, ठीक है। ये कहने का मतलब है। हैमलेट होता है सिंपली वेरी स्मॉल विलेज, बहुत ही छोटा सा गाँव, ठीक है। सेल्फ रिलायंट होता है आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट,
मतलब स्वतंत्र आप कह सकते हो या आत्मनिर्भर कह सकते हो। लैंड अप इन एट ऑन समथिंग, कोई भी प्रिपोजिशन ले लो जो सुटेबल हो आपके लिए। लैंड अप इन समथिंग या ऑन समथिंग टू रीच अ फाइनल पोजीशन और सिचुएशन, ठीक है, किसी अंतिम स्थिति पे पहुंचना। जैसे वी ट्रेवल्ड अराउंड, हम चारों तरफ ट्रेवल किया, यात्रा की, फॉर ए वाइल, कुछ समय तक। एंड लैंडेड अप इन सीटल, और फाइनली सीटल में जा पहुंचे। सीटल कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, ठीक है। तो इफ्लुएंट होता है लिक्विड वेस्ट, स्पेशली केमिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय फैक्ट्रीज और सीवेज, फैक्ट्रीज या सीवेज वगैरह से निकलने वाले जो केमिकल्स, लिक्विड वेस्ट जो होता है उसे इफ्लुएंट कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये नाउन है। एक एफ्लुएंट भी आता है जो आप आगे पढ़ोगे अभी, एफ्लुएंट, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है और कन्फ्यूजन यही क्रिएट होता है कि दोनों को एक साथ देता है। अब आपको कौन सा लेना है वो आपके सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे कि प्रिंसिपल हो गया और प्रिंसिपल होता है, तो एक सिद्धांत होता है और एक प्रधानाचार्य होता है। तो दोनों के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आपको वर्ड चूज करना है। बस वैसे ही यहाँ पर भी है, थोड़ा सा स्पेलिंग में करेक्शन है और वैसे ही मीनिंग में भी है, ठीक है। ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है लिक्विड वेस्ट जो ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एफ्लुएंट, यहाँ पर ए है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है प्रॉस्परस और वेल्दी, समृद्ध कह सकते हो, धनी कह सकते हो, ठीक है। फ्रेजेल का मतलब होता है वीक एंड अनसर्टेन, ईजिली डिस्ट्रॉयड और स्पॉयल, मतलब बहुत ही वीक हो, अनसर्टेन हो और आसानी से उसे नष्ट किया जा सके या ख़राब किया जा सके, ठीक है। फ्रेजिल, वीक इसका साइनोनिम होता है, ये एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आए हुए ही हैं। कंप्लाई, जैसे एग्जांपल देख लेंगे आप, द इकोनॉमी रिमेन्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनी हुई है, ठीक है। तो रिमेन्स माने बरकरार है। कंप्लाई विथ समथिंग होता है टू ओबे अ रूल, किसी पर्टिकुलर रूल का फॉलो करना, है ना, अनुपालन करना। तो प्रीपोजिशन इसका इंपॉर्टेंट है, कंप्लाई विथ समथिंग। रिसेप्टिकल फॉर समथिंग, कंटेनर होता है पर्टिकुलर, अ कंटेनर फॉर पुटिंग समथिंग इन, किसी चीज़ को अंदर डालने के लिए कंटेनर, जो डिब्बा जैसे कह सकते हो, वो रिसेप्टिकल होता है। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, द सीज हैव बीन यूज्ड एज ए रिसेप्टिकल फॉर ए रेंज ऑफ इंडस्ट्रियस टॉक्सिन्स, मतलब जो समुद्र तट हैं, समुद्र हैं, उन्हें एक कंटेनर की तरह यूज़ किया जा रहा है, एक डिब्बे की तरह यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे जहरीले, औद्योगिक जहरीली पदार्थों को डालने के लिए। सारी टॉक्सिक वेस्ट वहीं डाल दिए जाते हैं, डंप कर दिए जाते हैं, ठीक है। यही सब तो है कि मैरिन एनिमल्स जो हैं कितने, मतलब कहने का उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, उनकी संख्या कम हो रही है इस प्रकार से। कोलैबोरेट विथ समबडी होता है टू वर्क टुगेदर विथ समबडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और अचीव समथिंग, किस चीज़ को उत्पादन करना या उसे हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ काम करना, कोलैबोरेट विथ समबडी समथिंग ऐसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे आप, द रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन, रिसर्चर्स जो हैं दुनिया के चारों ओर के, वो साथ साथ काम कर रहे हैं टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन, एक नई वैक्सीन को तैयार करने में। कोलैबोरेट विथ समबडी होता है, तो यहाँ पर विथ का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर कोलैबोरेट विथ समबडी ऑन समथिंग होता है, इन समथिंग भी होता है। कोलैबोरेट विथ समबडी ऑन समथिंग, किसी मुद्दे पर किसी के साथ काम करना, या फिर कोलैबोरेट विथ समबडी ऑन इन समथिंग या इन डूइंग समथिंग, इस तरह से भी फॉर्मेशन आते हैं। तो इन्हें आपको नोटिस करना है, आगे फिर कभी मिलेगा तो आपको याद भी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ड्रेज समथिंग फॉर समथिंग का मतलब होता है टू रिमूव मड, स्टोन्स एटसेट्रा फ्रॉम बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर के जो तह होती है निचली सतह, वहाँ से मड या स्टोन्स वगैरह निकालना, उसे ड्रेज कहते हैं, ठीक है। तो ड्रेजिंग इस तरह जो वर्ड आता है उसका मतलब आपको समझ में आया। दे आर ड्रेजिंग द वेस्ट फ्रॉम द सी बेड, समुद्री सतह से, बिल्कुल तल से ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को ड्रेज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। वॉसिफेरसली एडवर्ब है, वॉसिफेरस एडजेक्टिव होता है। इन ए लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे होता है स्ट्रीडेंटली, ठीक है। तो मतलब कहने का स्ट्रीडेंटली मतलब जोरदार ढंग से, ये भी वही मतलब देता है। वॉसिफरसली मतलब भी तेजी से, जोरदार ढंग से, ऐसे मीनिंग देता है। ही कंप्लेंड वॉसिफरसली ऑफ ए न्यू प्लान, उसने नई योजना की मतलब शिकायत की, कंप्लेन कर दी। कैसे कर दी, वॉसिफरसली बहुत ही तेजी के साथ, मतलब चिल्ला करके कह सकते हो, या फिर बहुत ही विश्वास के साथ, ठीक है। क्राफ्ट समथिंग होता है टू मेक समथिंग यूजिंग स्पेशल स्किल्स, स्पेशली विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से विशेषकर अगर आप कोई अपनी अद्भुत कौशल का प्रयोग करके कोई चीज़ बनाते हो तो क्राफ्ट समथिंग, ठीक है, रचना करना, इस प्रकार से यूज़ होता है। से हैंडीक्राफ्ट क्या, हस्तकला से निर्मित, हस्त से निर्मित। ऑल द फर्नीचर इज क्राफ्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल, मतलब कहने का सारा फर्नीचर नेचुरल मटेरियल से निर्मित किया गया है, ठीक है। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। पेडल मतलब पेडल समथिंग का मतलब क्या होता है, टू स्प्रेड एन आइडिया इन ऑर्डर टू गेट पीपल
टू एक्सेप्ट इट, मतलब कहने का कोई पर्टिकुलर विचार को फैला देना इस उद्देश्य से, टू गेट पीपल टू एक्सेप्ट इट, ताकि लोग उसे स्वीकार कर लें, है ना। तो पेडल समथिंग, किसी पर्टिकुलर विचार को फैला देना। एक मीनिंग मैंने और बताया था, किसी चीज़ को बेचना, जैसे फुट कर बेचना, फेरी लगा करके बेचना, इस प्रकार से पेडल का मीनिंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेंगे पेडल का। दिस स्टेटमेंट इज बीइंग पेडल्ड बाय द ऑल द गवर्नमेंट स्पोक्समैन, ये कथन जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है सभी सरकारी वक्ताओं के द्वारा, जो सरकार के वक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, स्पोक्समैन हैं, उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को क्या फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे जो वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।